हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। उस फ्लो चार्ट को समझने से पहले सबसे पहले हम उसी रेस्पिरेशन से रिलेटेड थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लिया जाए और समझ लिया जाए कि रेस्पिरेशन होता क्या है और कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या पाया जाता है, रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इनके बारे में समझाया जाए। पहला दिया इसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 दैट इज नोन एज ब्रीथिंग। पहले बता रहा है कि ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसके एक्सचेंज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। और सेकेंड प्रोसेस क्या है, breakdown of simple food in order to release oxygen inside the cell that is known as cellular respiration। दूसरा क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन को हम इंटेक कर रहे हैं और जो फूड हमारे अंदर बॉडी के अंदर है उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के हेल्प से, फूड को तोड़ करके एनर्जी क्या कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी प्रोवाइड, मतलब उससे क्या मिल रहा है हमको, एनर्जी मिल रही है। उसको जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। मेनली हमको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में ही पढ़ना है। सेलुलर रेस्पिरेशन कितने टाइप्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी वही सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है O2 की सप्लाई होती है, जिसमें यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर O2 की सप्लाई नहीं हो रही है, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इतना क्लियर हुआ। मेनली हमको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। आइए थोड़ा इनके बारे में डिफरेंस देखा जाए क्या होता है। फर्स्ट दे रहा है, जैसे कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन जब रहेगा तभी ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक का क्या दिया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंट के ये प्रोसेस होगा, यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह प्रोसेस हो रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। सेकेंड इसमें क्या है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखिए थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लिया जाए। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ये हमारी सेल्स हैं, सेल की स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज भरे होते हैं और सेंटर में इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इतना क्लियर हो गया कि सेल होता है, सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज भरे होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसमें लिखा ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह से सारे सेल ऑर्गेनेलीज की तरह एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो क्या एक सेल ऑर्गेनेलीज है। तो ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यानी सबसे पहले एंटर करेगा सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो बाकी खाली जगह बचता है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, जो सेल होती है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और साइड पूरी तरह से क्या भरा होता है, सेल ऑर्गेनेलीज में भरे होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह और भी सारे सेल ऑर्गेनेलीज भरे होते हैं। हमको मेन समझना है किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझना है। अब न्यूक्लियस और सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जो बाकी का खाली जगह बचता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे मान के लिए सारे सेल ऑर्गेनेलीज भरे हुए हैं और न्यूक्लियस, जो जगह बच रहा है खाली उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, तो ये साइटोप्लाज्म। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, यानी साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, पूरी तरह से कंप्लीट कहाँ पे जाकर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के ये कंप्लीट होगा। एनारोबिक में क्या बता रहा है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट नहीं होता है, पूरी तरह से कहाँ पे कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यानी जैसे जो फूड है एंटर किया इसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर किया, साइटोप्लाज्म हम लोग जान ही चुके हैं कि इसको बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस को छोड़ करके जो बाकी सेल के अंदर जो स्पेस बचता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेशन यही साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एरोबिक वाला कहाँ था, इसमें होने के बाद फिर कहाँ पे एंटर करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जाकर के अंदर वो कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, इंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इसके इंड प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा।
इसके इंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। यानी इसमें बता रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और एनारोबिक में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। एक और इसमें डिफरेंस क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पे क्या है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है, और एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो पहले साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोसेस होगा और बाकी का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस कारण हमको ज़्यादा मात्रा में उससे क्या मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, जिस साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जा रहा था और ज़्यादा मात्रा में हमको एनर्जी नहीं मिलती है। एक बार एक जल्दी से रिवाइज करके हम लोग समझ लेते हैं इसको, वही चीज़ फिर से एक बार। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 दैट इज नोन एज ब्रीथिंग। दूसरा स्टेप क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड दिस सेल दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी फूड को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तोड़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, और सेल के अंदर उसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स के थे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो रही है, और इसमें क्या एनारोबिक में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन हो जाता है। इसमें कुछ पॉइंट दिए होते हैं, जैसे पहला पॉइंट है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी O2 के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये इन द एब्सेंस ऑफ O2 यानी एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही हो रहा है। सेकेंड क्या, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यानी साइटोप्लाज्म में एंटर किया, फिर उसके बाद कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे जाकर के ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये क्या दिया है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये केवल साइटोप्लाज्म में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर रहा है। और साइटोप्लाज्म के बारे में बता ही दिए, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो स्पेस बचता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वहीं पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इंड प्रोडक्ट में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और इसका इंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी हमको मिलती है, और इसमें बहुत कम मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के उस फ्लो चार्ट को समझने। तो चलिए एनसीईआरटी के उस फ्लो चार्ट को समझा जाए। सेम इसी तरह एनसीईआरटी का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिसमें एनसीईआरटी के बुक में समझाया गया है कि कैसे ये प्रोसेस होता है, एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस ये हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ये नॉर्मली पहले समझा जाए, जैसे ही हम कोई फूड ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम जैसे लोअर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादातर यहाँ कार्ब्स के एग्जाम्पल लेकर बताया जाता है, यानी ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेकर के बताया जाता है। हायर क्लास में जाएंगे तो सारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका यूज करके बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हम लोग कार्ब्स के बारे में समझेंगे। यानी कोई कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल हम लोग ले रहे हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट कोई खा रहे हैं, जैसे मान के चलिए हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स में आलू ले लिए, पोटैटो। अब आलू को खाएंगे तो आलू क्या होगा, हमारे पेट में जाकर मतलब स्टमक में जा करके, और सलाइवा सबसे पहले माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा वो सलाइवा के हेल्प से, और पूरी तरह जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तो सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में वो प्रेजेंट हो जाता है हमारे बॉडी में, यानी सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में वो मिलता है। अब यही समझने वाली बात है कि जो हम लोग कार्ब्स लिए थे, यानी जो कार्बोहाइड्रेट लिए थे, पोटैटो लिए थे, उसको डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर है, वो तो सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर है। अब यहाँ से ये प्रोसेस कहाँ पे, जो ग्लूकोज है कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह से कहाँ से मतलब टूटता है वो, और कहाँ पे जा करके एनर्जी हमको मिलती है। नॉर्मली लोग सब लोग जानते हैं कि ग्लूकोज से सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है, यानी जितने भी कार्ब्स वाले फूड हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड हैं, उनसे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उसी तरह जैसे लाइक ग्लूकोज हम लोग कभी खेलने वाले जाते हैं तो ग्लूकॉन डी या जो भी ग्लूकोज से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको लेते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हमको जा करके ग्लूकोज कहाँ पे जा करके पूरी तरह से टूट करके हमको एनर्जी देता है, इसी को हमको इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझना है। तो चलिए सबसे पहले समझा जाए कि ये जैसे हम लोग आलू लिए, कार्ब्स है वो डाइजेस्ट होगा हमारे जा करके बॉडी में पूरी तरह से, तो सिंपल ग्लूकोज के फॉर्म में वो पाया जाएगा। अब ये ग्लूकोज कहाँ पे एंटर करेगा उसको देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12 एंड O6। एनसीईआरटी की बुक में इसमें लिखा गया है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या बता रहा है कि जैसे कि फार्मूले में हमको पता चल जा रहा है कि 6 कार्बन इसमें है, तो यानी 6 कार्बन ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये ग्लूकोज है,
कहाँ पे एंटर कर रहा है तो साइटोप्लाज्म में, यानी ये ग्लूकोज था इधर और ये कहाँ पे एंटर कर रहा है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब एंटर कर रहा है तो किसी ऑर्गेनेलिज के अंदर नहीं जा रहा है और न कि न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है। जो स्पेस खाली बचा हुआ है, बताइए पहले कि जो ऑर्गेनेलिज और न्यूक्लियस के बाद जो स्पेस बचता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में एंटर किया, साइटोप्लाज्म में एंटर किया। अब यहाँ पे लिखा गया है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद ये सबसे पहले कहाँ पे टूटता है, ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूटेगा। यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था ग्लूकोज। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली सबको पता है कि जब ये 2 पायरूवेट में कन्वर्ट होगा तो 3 कार्बन एक में जाएगा और 3 कार्बन एक में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर किया ये ग्लूकोज, वहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, पायरूवेट में। यहाँ पे 2 पायरूवेट लिख दिए, यानी पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल होंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल के अंदर 3-3 कार्बन होंगे तो कंप्लीट हो जाता है हमारा 6 कार्बन, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन और एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन। यहाँ तक समझ में आ गया। इतना जो प्रोसेस था पायरूवेट तक, ये अभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों के अंदर ये प्रोसेस होता है। और ये कहाँ पे हो रहा है, केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही जा करके ये हो रहा है। अब देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर ये एंटर जब जैसे किया ये साइटोप्लाज्म के अंदर, तो 2 पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था तो 2 पायरूवेट यानी 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स उसमें हो जाएंगे। अब इसमें पहला स्टेप पढ़ा जाए हम लोग, ऑब्सेंस ऑफ O2। और जैसे यहाँ पे ऑब्सेंस ऑफ O2 और लिखा है बुक में इन ईस्ट, यानी ईस्ट के अंदर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लियर किए हैं कि बिना अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होएगा, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो ये ईस्ट है और ईस्ट के अंदर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये हो रहा है प्रोसेस। अब सबसे पहले ईस्ट को जान लीजिए क्या होता है। ईस्ट एक फंजाई ग्रुप का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लगभग फंजाई तो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ईस्ट है जो कैसा है, ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से बने होते हैं, उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की होती है, उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। आइए ईस्ट को थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे क्लियर होता है कि ईस्ट भी कैसा है, यूनिसेलुलर, यानी उसकी पूरी बॉडी कितने से बनी होगी। जो ईस्ट होगा उसकी बॉडी पूरी एक ही सेल होगी, उसमें एक न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है। बाकी इसी तरह सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, गोल्जी बॉडी होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और मतलब और भी सारी ऑर्गेनेलिज इसके अंदर भरे होंगे। तो अब ईस्ट है तो ईस्ट की बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है। तो यहाँ बता रहा है कि ईस्ट के बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ये 2 पायरूवेट और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहे हैं, तो क्या बनाएंगे ये। अब देखिए ये ईस्ट था, ईस्ट के बारे में हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि ईस्ट की बॉडी एक ही सेल से मिलकर के बनी हुई है। तो ईस्ट के अंदर ये जो ग्लूकोज था उसके साइटोप्लाज्म में जब एंटर किया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, नॉर्मली सी बात है, क्योंकि सारी जो ऑर्गेनेलिज हैं और न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाएगा तो बाकी जो स्पेस बचता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये एंटर किया था ग्लूकोज, किसमें कन्वर्ट हो गया था, 2 पायरूवेट में। अब ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है ये, तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और बहुत कम मात्रा में उसमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इतना क्लियर होता है कि ईस्ट के बॉडी के अंदर एंटर किया साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में 2 पायरूवेट कन्वर्ट हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस नहीं दिखाया है, और न कि एनसीईआरटी में कोई क्लियर लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने इसके बॉडी के अंदर एंटर किया, तो ये ईस्ट के अंदर जैसे ही ये 2 पायरूवेट जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बहुत कम मात्रा में इसमें मिलेगी। तो यहाँ पे इथेनॉल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O, और एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल। 2 कार्बन मॉलिक्यूल किसके लिए लिखा गया है, वो इथेनॉल के लिए लिखा गया। जैसे क्लियर होता है फॉर्मूले में, जनरल उसका फॉर्मूला C2H6 और O है, तो यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी इथेनॉल कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल ये है। एक बार फिर देख लीजिए, ग्लूकोज एंटर किया, 2 पायरूवेट कन्वर्ट हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सेल होती हैं, सेल की जो ऑर्गेनेलिज को छोड़कर जो जगह बचता है उसको साइटोप्लाज्म। ऑब्सेंस ऑफ O2 यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और किसके अंदर हो रहा है, तो ईस्ट के अंदर हो रहा है।
और क्या बना रहा है एंड प्रोडक्ट हम लोग का, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी बहुत कम मात्रा में होती है इसमें, और यहाँ पे लिखा गया है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, यानी इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H6O, यानी 2 कार्बन के ये मॉलिक्यूल हैं। अब दूसरा यहाँ पे दिया है वही 2 पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर किए थे, अब हमारे बॉडी से रिलेटेड बता रहा है। ये किसके अंदर बता रहा है, इन आवर मसल्स, हमारे मसल्स में गया है, यानी हमारे मसल्स के ये सेल्स में गया है। लैक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, न कि ऑब्सेंस लिखा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन तो है लेकिन ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम मात्रा में वहाँ पे ऑक्सीजन है, उसी को बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। और एनआर जो ईस्ट था उसमें कोई भी थोड़ा भी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं था, और इसमें क्या है कि थोड़े मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, उसको बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। और कहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, इन और मसल्स। मसल्स मतलब जैसे पैरों की मसल्स हुई, बाइसेप, जो मसल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मसल्स। तो मसल्स के सेल्स के अंदर ये एंटर कर रहा है, और वहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। कैसे हो रहा है ये, बिना ऑक्सीजन, सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी में हो रही है। ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, केवल ऑक्सीजन की क्या है, कमी यहाँ पे है, तो ये हो रहा है। तो इसमें क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और एनर्जी यहाँ पे भी बहुत कम मात्रा में मिलेगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलता है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और वहाँ बुक में लिखा गया है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3, यानी बहुत कम मात्रा में क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे हम लोग जैसे एथलीट्स वगैरह होते हैं, लाइक जितने भी लोग रनिंग वनिंग करते होंगे, तो अगर पहले दिन आप लोग स्टार्ट करें तो इसमें देखने को मिलता है कि रनिंग करते समय हमारे मसल्स, अगले दिन जाएंगे तो मसल्स में क्या आने लगते हैं, क्रैम्प आने लगते हैं और थोड़ा दर्द करता है। तो ये होता क्या है, वहाँ पे हम रनिंग कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हमको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पर रनिंग करने के लिए। लेकिन जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं लेक्चर रिकॉर्ड, जो भी लेक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी करते समय जितना ऑक्सीजन मिल रहा है, सेम इतनी अमाउंट में तो ऑक्सीजन हमको वहाँ पे मिलेगा जब रनिंग करने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन रनिंग करते समय हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ेगा है नहीं। जितना यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उतना ही हम अगर रनिंग करने जा रहे हैं उतना ही हमको ऑक्सीजन वहाँ पे मिलेगा, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो वहीं पे देखने को मिलता है, जब रनिंग हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन तो कम मात्रा में मिल रही है। अब हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन होने लगता है। तो एंड प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, थोड़ा सा एनर्जी मिला, जैसे यहाँ पे लिखा ही गया है कि पायरुवेट जब कन्वर्ट होगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर, तो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स ये हैं पायरुवेट, और कुछ मात्रा में थोड़ा एनर्जी भी मिल जाती है। तो वही थोड़ी मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है, थोड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है, और बाकी जो एंड प्रोडक्ट हमारा जो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था, और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, एनर्जी कम मात्रा में मिलेगी और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही लैक्टिक जो एसिड है हमारे मसल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगले दिन हमको क्रैम्पिंग जैसा महसूस होता है और थोड़ा दर्द होती है, यानी पेन महसूस होता है। धीरे धीरे ये सही होता है जब क्या कहते हैं कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो यही मसल्स वाला कॉन्सेप्ट है, यानी मसल्स वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल तो हर जगह उतना ही अमाउंट में रहेगा। तो इससे क्या होती है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में न कन्वर्ट होकर के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, थोड़ी मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है। तो ये है। और थर्ड प्रोसेस जो है ये क्या बता रहा है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन की कम मात्रा में, और यहाँ पे क्या था, ऑब्सेंस ऑफ, यानी बिना ऑक्सीजन के, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कैसे होता है। तो बता रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान देखेंगे, ये हमारी सेल्स हैं, सेल के अंदर ये ग्लूकोज एंटर किया था और किस में कन्वर्ट हो गया था, 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था। ये जो 2 पायरुवेट हैं अब ये कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के बाद अब यहाँ पे पूरी तरह से रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है जो कंप्लीट होगी। तो इसमें हमको एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, वाटर भी देखिए प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एयर को रिलीज करते हैं, उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। गर्मियों में तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन ठंडियों में ये भाप की तरह हमको देखने को मिलते हैं।
एक बार फिर से क्लियर कर लिया जाए। ग्लूकोज है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6। साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर किया, यानी ये सेल है, सेल के अंदर एंटर किया, जो खाली जगह बचते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, यानी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल एक में जाएंगे, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल एक में जाएंगे, 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। पहला प्रोसेस किस में जा रहा है? इन ईस्ट, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट के बारे में हम समझ लिए कि ईस्ट की पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर के बनती है, तो यहाँ पे गया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो किस पे कन्वर्ट हो रहा है? वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी बहुत कम मात्रा में मिल रही है। इथेनॉल को 2 कार्बन मॉलिक्यूल बोला है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला होता है C2H6O। दूसरा बता रहा है कि पायरुवेट जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के कमी में हो रहा है ये प्रोसेस। किस में हो रहा है? इन आवर मसल्स, यानी हमारे मसल्स में हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड और कुछ एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3, इसीलिए वहाँ पे बुक में लिखा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के लिए। तीसरा बता रहा है कि इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ये। तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी ज़्यादा मात्रा में हमको मिल रही है। इतना क्लियर होता है। अब थोड़ा जान लिया जाए कि एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज होकर किस फॉर्म में हमको कैसे उस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। तो जो एनर्जी है वो सिंथेसाइज होकर के एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। ये जो एनर्जी थी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? तो एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। स्टोर हो गया, यही एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये स्टोर हो गया हमारे बॉडी के अंदर, जिसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब करेंसी तो हमारे बॉडी में इकट्ठा हो चुका है, यानी एटीपी हमारे बॉडी में इकट्ठा हो चुका है। अब कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं ये समझा जाए। तो एटीपी है, एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी किस में कन्वर्ट होता है? एडीपी। एडीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी यहाँ पे फॉस्फेट कितने थे? ये फॉस्फेट यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे फॉस्फेट कितने हैं? 2, यानी 3 फॉस्फेट थे, तो उसमें से एक फॉस्फेट हमारे एनर्जी के रूप में यूज हो गया, तो ये 2 फॉस्फेट बन गए। यानी सबसे पहले जो एनर्जी था, सॉरी यहाँ पे जो एनर्जी है सिंथेसाइज होकर के एटीपी बना लेता है। एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं, एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो हमको एनर्जी मिल जाती है। तो किस में कन्वर्ट होता है? वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसमें 2 फॉस्फेट हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।